हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम जीवन परिचय देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। तो जो आपका जीवन परिचय क्लास 10th में आता है, तो वो 4 से 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। तो जो जीवन परिचय 4 से 5 नंबर का आता है, तो अगर हमको इतना पता है कि इतने बड़े मार्क का आता है, तो चलिए इसको याद ही कर डालते हैं। ठीक है। क्यों देर करें। तो हमारा मान लीजिए जो पेपर सेट होता है, ठीक है, तो वो जो पेपर, जैसे मान लीजिए 8 चैप्टर है पेपर में। ठीक है। आपकी बुक में 8 चैप्टर हैं। तो क्या करेगा कि शुरू के 2 चैप्टर ले लेगा, बीच के 2 चैप्टर ले लेगा और लास्ट के 2 चैप्टर ले लेंगे। और उन्हीं दो दो चैप्टरों में से एक चैप्टर ले लेगा, एक चैप्टर के लेखक का ले लिया। ठीक है। बीच के एक चैप्टर के लेखक के ले लिया, लास्ट के एक चैप्टर के लेखक का ले लिया। ठीक है। ऐसे करके वो क्या करेगा, आपको कुछ जीवन परिचय दे देगा। ठीक है। उन्हीं में से आपको एक का लिखना होगा। तो उसी में से आप क्या करेंगे, शुरू के 3-4 चैप्टर आपको जीवन परिचय याद कर लेने, आपका काम चल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। हिंदी के इस महान आलोचक, कहानीकार, निबंधकार का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। अगोना नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम विभासी तथा इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है। अब देखिए, आपको 4 लाइन आपने केवल पढ़ा। ठीक है। मैं आपको इतनी सरल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको आ जाएगा। ठीक है। अब 4 लाइन आपने पढ़ा, आपको क्या क्या मेन मेन पॉइंट, माता का नाम याद कर लेंगे, पिताजी का नाम याद कर लेंगे, आपका एक लाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है। इनकी माता का नाम विभासी तथा पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है। एक लाइन आपका कंप्लीट। फिर आप ऊपर वाली लाइन में आइए। ऊपर वाली लाइन में क्या होगा, इनका जन्म 1884, आप केवल इसको याद करिए। उसके बाद आपको इतना तो पता है कि बस्ती जिला जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है। तो हमको केवल बस्ती जिला और अगोना नामक गांव, ठीक है, इनको याद करना है। आपका एक लाइन और कंप्लीट हो गया कि इनका जन्म बस्ती जिले, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली लाइन में क्या होगा, आलोचक तो थे ही ये, आपको इतना ये जब आप अभी नीचे इनकी वो पढ़ेंगे भाषा शैली वगैरह, आगे इनकी कृतियां पढ़ेंगे इन्होंने क्या लिखा, तो उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आलोचक थे, कहानीकार थे, निबंध भी लिखते थे। तो आपको इतना पता हो जाएगा 3 लाइन इससे, इस इन तीनों वर्ड से और थोड़ा सा लगा देंगे 1-2 वर्ड, तो क्या होता है कि इससे वर्ड अट्रैक्टिव, इससे सेंटेंस अट्रैक्टिव हमारा दिखने लगता है, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखता है कि यार हमने लिखा है कुछ। ठीक है, ढंग की चीजें। अब चलिए, इनके पिता की नियुक्ति सदर कानून को, थोड़ा सा यहाँ पे भूल गया था मैं, तो ऊपर लिखा है कि इनके पिता की नियुक्ति सदर कानून गो के पद पर मिर्जापुर में हुई थी। ठीक है। अब देखिए, इनके पिताजी जो थे वो सदर कानून गो थे। ठीक है। सदर कानून गो थे और उनकी नियुक्ति जो थी मिर्जापुर में हुई थी। अब मान लीजिए आपके पिताजी कहीं पर, आपके पिताजी किसी और जिले में टीचर हैं। ठीक है। आपके घर में और कोई नहीं है, तो आपके पिताजी जहां भी जाएंगे ना, तो आपको लेके जाएंगे, सीधी सी जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, जब जैसे इनके पिताजी मिर्जापुर में सदर कानून गो थे, तो ये सभी भी मिर्जापुर में रहने लगे। मतलब इनके पिताजी जो पंडित चंद्रबली शुक्ल जी थे, वो भी मिर्जापुर में इन सबको लेके चले गए। ठीक है। अब और ये सभी मिर्जापुर में रहने लगे। और अब जब देखिए, जब मिर्जापुर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहीं पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे और मिर्जापुर से ही लंदन मिशन स्कूल से, ठीक है, लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर में एक तो था, वहीं पर इन्होंने 1901 में फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब 12th की जो फाइनल परीक्षा थी उसको इन्होंने 1901 में, ठीक है, पास किया। अब देखिए, आपने केवल क्या पढ़ा, मिर्जापुर, मिर्जापुर में सदर कानून के थे। ठीक है। एक डेट आपने ये पढ़ लिया 1901 और लंदन मिशन स्कूल, बस इतना आपने पढ़ लिया, आपका क्या हुआ, इतना लाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम पढ़ेंगे, शुक्ल जी की जब 9 वर्ष शुक्ल जी की 9 वर्ष की अवस्था थी, तभी इनकी माता जी का देहांत या निधन हो गया। ठीक है। अब जब ये 9 वर्ष के थे तो इनकी माता जी का देहांत हो गया। अब देखिए आगे के वर्ड, आगे के वर्ड आपको कैसे याद करने हैं मैं आपको, देखिए आप ट्रिक देखिए केवल यहीं पे। इनकी माता जी का देहांत हो गया, फिर मात्र सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाला दुख ने इनके व्यक्तित्व को अल्प आयु में ही परिपक्व बना दिया।
अब देखिए वर्ड को थोड़ा समझिएगा। मात्र सुख जो मिलता है, जब माँ रहती है, जिंदा रहती है, तो क्या होता है कि आपको बहुत प्यार मिलता है, बहुत ही आराम मिलता है। तो मात्र सुख के अभाव, अभाव मतलब माता, उस चीज, वो चीज ना होना। तो जब इनकी माता का सुख इनको नहीं मिला, और साथ ही साथ मतलब माँ नहीं थी, तो साथ ही साथ इनको क्या हुआ, दुख भी होता था। माँ नहीं है, वी माता का मतलब माता नहीं है, माता नहीं है, ठीक है, से मिलने वाला दुख, माता नहीं है इससे मिलने वाला दुख, ठीक है। अब आपकी माता, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उनकी माता नहीं है, तो उनको तो दुख मिलेगा, दर्द तो होगा अंदर से। तो उनसे मिलने वाला दुख ने उनको व्यक्तित्व के, उनके व्यक्तित्व के मतलब उनके जीवन में अल्प आयु में ही, मतलब मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही इनको परिपक्व, मेच्योर, जिसको आज बोलते हैं मेच्योर, बना दिया, ठीक है। अब देखिए इनकी माता का ना हम केवल निधन पढ़ा, हमारा 2 लाइन और बन गया, ठीक है। थोड़े थोड़े वर्ड आपको समझने होंगे, इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा और इनके, अब इन्होंने क्या किया बाल्यकाल में, अब इसको थोड़ा सा देखेंगे। इन्होंने अध्ययन के प्रति लगनशीलता शुक्ल जी में बाल्यावस्था से ही थी, ठीक है। अब जब देखिए महान कवि होंगे, इतने बड़े कवि, तो उनको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में तो रुचि होगी, ठीक है। तो अध्ययन के प्रति लगनशीलता बाल्यकाल से ही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण ना मिल सका। अब ये उनको अनुकूल वातावरण नहीं मिला, इतना लिख देंगे, ठीक है। शुक्ल जी के पिता की इच्छा थी कि रामचंद्र जी कचहरी, रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, ठीक है। किंतु शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। इनके पिताजी जो थे वो चाहते थे कि हमारा बेटा कचहरी में जाकर के दफ्तर का काम सीखे, लेकिन उनको जब अगर उनको लेखक बनना है, उनकी रुचि कहीं और है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने उनको उच्च शिक्षा और शिक्षा प्राप्त करना है, हाँ तभी तो लेखक बन पाएंगे, तो उनकी रुचि इसमें नहीं थी, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे देखिए। इनके पिताजी ने वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, किंतु इनकी रुचि वकालत में ना होकर साहित्य में थी, ठीक है। अब वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भी भेज दिया, लेकिन इनकी रुचि नहीं थी वहां पर, ठीक है, इनकी रुचि वकालत में नहीं थी। अतः परिणाम यह हुआ कि अनुत्तीर्ण रहे। अब जब देखिए आप पढ़ेंगे, आपकी रुचि नहीं होगी किसी चीज, मान लीजिए आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं, आपका मन नहीं लगता है, ठीक है, आप पढ़ेंगे नहीं तो फेल तो हो ही जाएंगे। तो क्या हुआ, अतः परिणाम, वो जब उनकी रुचि नहीं थी, तो अतः परिणाम यह हुआ कि अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है। तब शुक्ल जी के पिता नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास किया उनको, ठीक है। उनके पिताजी ने शुक्ल जी को नायब तहसीलदार बनाने की कोशिश की, ठीक है। किंतु स्वाभिमानी, अब थोड़ा सा क्या होता है, आज देखते हैं आपकी थोड़ा सा खुद को दब करके, मतलब थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन स्वाभिमानी प्रकृति के थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसलिए वो नायब तहसीलदार नहीं बन पाए। अब चलिए हम इनका साहित्यिक जीवन, इन्होंने कब क्या लिखा, कैसे क्या किया, ठीक है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारा साहित्यिक जीवन है। साहित्यिक जीवन में हमारा दिया हुआ है 1903 में, 1903 से 1908 तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य किया, ठीक है। 1903 से 1908 तक आनंद कादम्बिनी के सहायक, ठीक है, आनंद कादम्बिनी के सहायक, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, सहायक संपादक का कार्य किया। साथ ही साथ 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल के चित्रकला के अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। अब जो देखिए यहां पर क्या हुआ, 1903 से 1908 तक क्या किया उन्होंने, आनंद कादम्बिनी के संपादन किया, ठीक है। अब देखिए फिर वहीं पर इन्होंने 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में, मतलब ये साइड वर्क करते थे और इस स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। अब देखिए जब वो लेखक थे, ठीक है, उनका साहित्य में ध्यान था, तो क्या करेंगे, वो लिखेंगे तो है ही, तो लिखेंगे तो छपेगी पत्र पत्रिकाओं पर, तो उन्होंने छपना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनकी विद्वत्ता का यश चारों ओर फैलने लगा। अब देखिए जब किसी भी पत्र पत्रिका पर छपेगा तो उनका यश तो फैलेगा कि हाँ फला आदमी ऐसे है, ये है, वो है, ठीक है, तो उनका यश फैलने लगा। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, ये है, सब लोग पढ़ते थे, ठीक है।
फिर इनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंप दिया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा उनकी योग्यता से, अब जब देखिए पत्रिका छपी तो लोग पढ़े, ठीक है, उनमें से कोई काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका सभा थी, ठीक है, उनके जो लीडर थे उनको इन्हें संपादक का कार्य दे दिया, ठीक है, हिंदी शब्द सागर के। ये सभा जो नागरिक प्रचारणी सभा थी, हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक, मतलब हिंदी शब्द सागर एक संपादन था, कोई भी संपादक था, उनको संपादक बना दिया गया। ठीक है, ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है, ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। अब जब देखिए यहीं पे आप एक लाइन लिखे, हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंप दिया गया। ठीक है, अब जब देखिए नागरिक प्रचारणी सभा ने इनको बनाया तो जाहिर सी बात है ये इसमें जुड़े, तभी हिंदी शब्द सागर में इनका संपादन का कार्य दिया गया। फिर ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है, अब जब इसमें जुड़े नागरिक प्रचारणी पत्रिका में तो इसके भी संपादक बनेंगे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पद तो मिलेगा, तभी तो हिंदी शब्द सागर का संपादक कार्यभार सौंपा गया। ठीक है, तो ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हुई। ठीक है, अब देखिए 1919 में इनकी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इन्होंने हिंदी के अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाली। ठीक है, और वहीं कार्यरत रहते हुए 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। अब जब देखिए जब 1919 में हिंदू काशी विश्वविद्यालय में क्या किए, ये हिंदी के अध्यापक बन गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहीं पे जब कार्य कर रहे थे तभी इन्होंने 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप इतना चीज आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट देने के लिए दिखा दूंगा एक बार और पढ़ के। ठीक है, भाषा शैली देख लीजिए। भाषा शैली शुक्ल जी के गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है और इनके प्रायः 2 रूप मिलते हैं, इतना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है आगे देखते हैं। भाषा शैली शुक्ल जी के गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है और उसके प्रायः 2 रूप मिलते हैं, क्लिष्ट और जटिल, सरल और व्यवहारिक। कठिन भी था और सरल भी था। ठीक है, शुक्ल जी की शैली जो थी, अब देखिए भाषा और शैली ये दोनों अलग अलग वर्ण हैं हमारे। ठीक है, तो हम भाषा तो बता दिए कि खड़ी बोली थी, क्लिष्ट सरल भी थी और कठिन भी थी। ठीक है, कठिन और सरल। और इनके शैली जो थी वो 3 रूप की थी, मतलब शैली भी थी आलोचनात्मक शैली, गणवेशनात्मक शैली और भावात्मक शैली। आलोचनात्मक भी थी, आलोचना भी इन्होंने लिखी, गणवेशात्मक भी लिखा और भावात्मक भी लिखा। ठीक है, अब इनकी कृतियां थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनकी जो कृतियां थी, कृतियों में सबसे महत्वपूर्ण कृति थी इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आपके क्लास 10th में भी है, तो आपने ये नाम सुना ही होगा। तो आज से याद कर लीजिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है, फिर जिसके द्वारा आज भी काल का निर्धारण एवं पाठ्यक्रम का निर्माण में सहायता ली जाती। आज भी क्या होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके द्वारा काल का निर्धारण मतलब बंटवारा और पाठ्यक्रम का निर्माण भी आज इसी के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, फिर इनके द्वारा संपादित अन्य ग्रंथ। ठीक है, अब इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास केवल इतना ही तो नहीं लिखा, इसके आगे और भी इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं की, तो वो देख लेते हैं। इनके द्वारा संपादित अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ थे कि शब्द सागर, ठीक है, शब्द सागर, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली थी। ठीक है, सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली थी। ठीक है, अब चलिए हम ये हमारा केवल इतना ही है। थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है बच्चों। ये थोड़ा सा मैंने छोटे छोटे मतलब बड़ा बड़ा लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा गैप भी है देखिए, इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है लेकिन ऐसा नहीं है, आपको समझाने के लिए लंबी हुई है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे का, फिर आगे का। ठीक है,
चलिए अब अगले पेज का ले लीजिए। बच्चों आप ध्यान से केवल पढ़ाई करते रहिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा कोर्स, ठीक है। आप इस चीज से निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। ये लीजिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगले वीडियो फिर मैं किसी और निबंध पर या किसी भी और टॉपिक पर लेके आऊंगा, तो कमेंट करिए कि आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।